उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की चपेट में आए तपोवन और रेणी गांव में बचाव अभियान दिन रात जारी है। तपोवन में जिस सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसलिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम भी 24 घंटे जारी है। बताया गया कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना के जवान उस सुरंग में 150 मीटर अंदर तक पहुंच चुके हैं। सुरंग में भरा मलबा हटाना उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद में सभी लोग दिन रात मलबा हटाने के काम में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जीवित हो सकते हैं क्योंकि टनल के अंदर एक गाड़ी भी है और बताया जा रहा है कि कुछ क्रेन्स हैं, तो ये उम्मीद सबको है कि कुछ लोग जीवित बच जाए। सुरंग के अंदर जाने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश भी की गई ताकि वहां फंसे लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। 2 दिन पहले वहां पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से नदी में सैलाब आया था। उस सैलाब में जान गंवाने वाले 31 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 197 लोग अभी भी लापता हैं। और उन सभी की सलामती के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। और 7 फरवरी को आए सैलाब की आहट सबसे पहले जोशीमठ के रेणी गांव में सुनाई दी थी और उस गांव के कुछ लोग भी सैलाब की चपेट में आ गए। तपोवन की तरह रेणी गांव में भी बचाव अभियान जारी है। ये वो इलाका है जहां से कुछ दूरी पर भारत चीन सीमा है और सैलाब में वहां नदी पर बने पुल के बहने से कुछ गांव का संपर्क कट गया। आईटीबीपी और सेना जल्द से जल्द वहां पुल तैयार करने की कोशिश में है। इसके लिए वहां से मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन बचाव दल के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली है। मुश्किल काफी ज्यादा है। इन मुश्किलों के बीच लगातार डेड बॉडीज सामने आ रही हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिखा पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोग अभी तक उस हादसे के सदमे से नहीं उबर पाए। हमारे साथ के 40-50 बंदे बाहर बैराज में काम कर रहे थे, उनका भी कोई पता ही नहीं है। मतलब कई लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनके परिवार के लोग तपोवन की सुरंग के अंदर फंसे हों और बचाव दल उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ले। इस बीच जिन लोगों को तपोवन टनल से रेस्क्यू किया गया, उनका हाल जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल पहुंचे। 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से ऋषिगंगा घाटी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग तपोवन टनल के अंदर फंस गए थे, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। टनल से बाहर निकालने के बाद इन 12 लोगों को इलाज के लिए फौरन आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनसे खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने घायलों को खाने पीने का सामान भी दिया। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है, वो आईटीबीपी के इस अस्पताल में भर्ती हैं, सभी ठीक हैं। टनल से रेस्क्यू किए गए इन लोगों से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा वाली जगह का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। वो रैणी और लाता गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इन दोनों गांव में करीब 360 परिवार रहते हैं, जिनका संपर्क जिले से कट गया है। कुछ महिलाएं तो अपना दर्द बयां कर उनके सामने ही रोने लगी। एक लड़की है। गांव वालों को हर संभव मदद का भरोसा देकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन टनल पहुंचे, जहां अधिकारियों ने टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्हें जानकारी दी। इस त्रासदी में मारे गए लोगों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के सदस्यों को सरकार की तरफ से वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों को ढूंढने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। सौभाग्य की एक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। हल्की धूप खिलने के साथ ही धीरे धीरे वो बर्फ पिघलनी भी शुरू हो गई। लेकिन जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां अचानक पहाड़ों पर जमी बहुत सारी बर्फ खिसक कर नीचे नदी में गिर गई और उसने सैलाब का शक्ल ले लिया। उस सैलाब में कई घर उजाड़ दिए, लेकिन जो लोग अब तक लापता हैं, उनके घर वालों को उम्मीद है कि शायद वो कुदरत के इस कहर को मात देकर जल्द अपने घर लौट आएं। उन्हीं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर बवाल मचाया। इस हंगामे से पहले महापौर मुनेश गुर्जर ने निगम का बजट पेश किया, जिसमें 100 करोड़ की देनदारी का जिक्र किया गया।
जिस पर बीजेपी के पार्षद भड़क गए और अपनी जगह से उठकर वेल में आ गए। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के पार्षद भी खामोश नहीं रहे और उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो दोनों दलों के लोगों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। कुछ पार्षद तो टेबल पर चढ़ गए और एक दूसरे को चेतावनी देते नजर आए, जबकि कुछ पार्षदों ने तालियां बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस हंगामे के बीच महापौर ने बजट पास होने की घोषणा कर दी, जिससे माहौल और बिगड़ गया। हालांकि थोड़ी देर के बवाल के बाद निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि जयपुर में पिछले साल 2 नगर निगम बनाए गए। उनमें एक हेरिटेज नगर निगम है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि दूसरे नगर निगम पर बीजेपी का दबदबा है। कांग्रेस के कब्जे वाले हेरिटेज नगर निगम की बैठक में दोनों पार्टियों के पार्षद भिड़ गए, जिससे किसी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शहर के विकास का असल मुद्दा था वो हंगामे की भेंट चढ़। पंजाब के फिरोजपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और ये घटना तब हुई जब वो निकाय चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के सिटी प्लाजा में बैठक कर रहे थे। तभी वहां बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और बैठक के बाद जैसे ही बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा बाहर निकले, किसानों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग काफिले में शामिल गाड़ियों पर लाठी से हमला करते नजर आए, जबकि कई लोग लाठी लेकर गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस घटना से पहले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिटी प्लाजा के बाहर अश्विनी शर्मा को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों से घिरे बीजेपी नेता को कार तक पहुंचाने के लिए पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस वालों को उन्हें कार तक ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे हंगामा कर रहे लोग उन पर टूट पड़ेंगे। इस घटना के बाद अश्विनी शर्मा ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगे तय करके बताओ कहाँ हमला करवाओगे, और इस बार मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं, हत्या हो जाए चाहे मेरी, लेकिन मैं वहीं बैठूंगा। हालांकि अश्विनी शर्मा के वहां से जाने के बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा से आए किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस समेत दूसरे दल समर्थन कर रहे हैं। ऊपर से पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी है और यही वजह है कि पंजाब के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध तेज हो गया है। 2 दिन पहले भी नवा शहर में अश्विनी शर्मा का विरोध किया गया था, लेकिन इस बार तो विरोध की आड़ में किसानों ने उनके काफिले पर ही हमला बोल दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले इस हाईवे पर काफी भीड़ थी, लेकिन अचानक तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया। ऐसा लगा जैसे धूल और गुब्बार का सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा हो। जान बचाने के लिए कई लोग भागते नजर आए, लेकिन पहाड़ से गिरे मलबे की रफ्तार काफी तेज थी। कई लोग तो गुब्बार में ही खो गए। हालांकि वो लोग किसी तरह बचने में कामयाब रहे, लेकिन इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। किनारे खड़ी गाड़ियों में सवार लोग भी उतरकर दूर भागने लगे। बाद में सुरक्षा को देखते हुए इस हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि जिस हाईवे पर यह हादसा हुआ वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला रास्ता है, लेकिन रामबन के पास इस हाईवे पर अक्सर पहाड़ खिसकने की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां आवाजाही पर भी बुरा असर पड़ता है। इस मामले में भी यही हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां किसी की जान नहीं गई। किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग से यूएन के पूर्व अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल कार्यक्रम के पूर्व सीईओ मोहिंदर गुलाटी ने ग्रेटा थनबर्ग को नसीहत दी कि वो भारत के आंतरिक मामलों में ना पड़े और खुद को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों तक ही सीमित रखें, क्योंकि भारत के किसान आंदोलन को समझना उनके बस की बात नहीं है। साथ ही ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए लिखे गए इस खुले खत में उन्होंने 4 मुद्दों का भी जिक्र किया और उनसे पराली जलाने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ अहम सवाल पूछे। इन सवालों के जरिए मोहिंदर गुलाटी ने ग्रेटा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ताकत का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद लापता हुए लोगों के घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस त्रासदी के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जो एक निजी कंपनी और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
लेकिन कुदरत की इस तबाही में उनके जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। इस हादसे के बाद से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 4 लोगों की भी कोई खबर नहीं है। उनके परिवार वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। कोई सानू खबर नहीं मिलती पई, कुछ नहीं हो रहा ते असीं 4 जाने इत्थे पिंड दे विचों। लापता हुए लोगों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 5 परिवार भी कर रहे हैं। यहाँ से 5 लोग मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे के बाद से ही इन लोगों के परिवार में मातम पसरा है। और इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार भी उन लोगों की तलाश में जुट गई और सरकार के 3 मंत्रियों को उत्तराखंड भेजने के साथ ही हादसे पर नजर रखने के लिए राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया। इस कंट्रोल रूम से लोगों को राहत और बचाव से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक कदम आगे बढ़ गई और लगातार सहायता की जा रही। मंत्रियों के अलावा राज्य के कई बड़े अधिकारियों की एक टीम भी उत्तराखंड के चमोली भेज दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1070, उस पे भी सूचना प्राप्त हो रही है। खबर है कि लापता लोगों की लिस्ट में लखीमपुर खीरी के सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं। जबकि उत्तराखंड हादसे में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जो सैलाब में फंसकर भी किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच गए। न्यूज़ 18 इंडिया ने मौत से भिड़ने वाले ऐसे कई लोगों को खोज निकाला, जिनकी हिम्मत ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पावर प्लांट में काम कर रहे थे। तपोवन में रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था उस वक्त कई लोग वहां पर फंस गए थे, जिसमें से लगभग 12 से 16 लोगों को बचाया गया था। काम के दौरान सुरंग में फंसे ये लोग उस मनहूस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। हमने ऊपर से देखा कि बहुत तेज से मतलब आवाज़ आ रही है, तो हम देखा तो सेकंडों भर में मतलब पूरा डैम भर गया और पूरा मतलब तबाही हो गया। टनल में पूरी तरह फंसने के बावजूद कई लोगों ने दिलेरी दिखाई, जिससे मौत ने भी हार मान ली। कम से कम हम 3-4 घंटे तक सरिया पे लटके रहे, जब तक वो पानी का स्तर दलदल कम नहीं हुआ। पता नहीं किस कहाँ से शक्ति आई हमको, हिम्मत रखी हमने सबने, तो पकड़ते पकड़ते हम टनल के बाहर की ओर चले गए। कई लोगों ने खुद की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखने का मंजर वो भुला नहीं पाए। 70 और 100 के बीच में लेबर्स और कुछ हमारे लोकल भी थे और बाकी तो कुछ बाहर के थे, वो पानी में ऐसे घूम रहे थे नीचे। हालांकि अब भी कई लोग वहां फंसे हैं, जिनको बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए हैदराबाद से एक खास तरह की मशीन भी मंगवाई गई है, जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा है। इस मशीन के जरिए जमीन के अंदर 500 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इसे मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए मंगवाया गया। जिस इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ वहां इस मशीन से जांच भी शुरू कर दी गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस मशीन की मदद से लापता लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप भूगर्भ वैज्ञानिकों की कोई तकनीकी मापने की का यंत्र बनाया गया है जो पूरे इस एरिया को ऊपर से हवाई सर्वे के जरिए उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि उत्तराखंड हादसे में देश के कई राज्यों के लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस काम में सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हैं। लेकिन मलबे से भरी सुरंगों में राहत और बचाव का काम आसान नहीं है और यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है, जो उन लोगों पर भारी पड़ रही है जिनके अपने इस हादसे के बाद से लापता हैं। जम्मू कश्मीर को 2022 तक भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए वहां 326 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को पूरा करने का काम जोरों पर है। इसके पूरा होने से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आम लोगों को भी कम खर्च में वहां तक आने जाने में आसानी होगी, जिसके लिए उधमपुर को बारामूला से जोड़ने के लिए काम तेज हो गया। वैसे तो इस रेल लाइन का ज्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन जिस हिस्से का काम अभी अधूरा है वो सबसे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे हिस्से में रेल लाइन बिछाने के लिए पहाड़ियों को चीरना होगा। 111 में से 104 किलोमीटर की टनल्स हैं और 5-6 किलोमीटर के आसपास इसमें ब्रिजेस हैं। कटरा से बनिहाल रूट पर ही चिनाब नदी के ऊपर आर्च आकार में एक पुल भी बनाया जा रहा है और इस पुल की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। ये पुल 359 मीटर ऊंचा है, जिसका करीब 60% काम पूरा भी हो चुका है और रेलवे की कोशिश है कि इसे मार्च तक पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया जाए।
अगर इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मशहूर आईफल टावर से तुलना की जाए तो ये उससे भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। और दावा ये भी है कि इस पुल को बनाने के लिए 24,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें आर्च बनाने के लिए स्टील के 220 टुकड़ों को जोड़ने का काम भी जारी है। बताया गया कि इस पुल को 467 मीटर हिस्सा इसी आर्च पर टिका होगा। सौभाग्य की एक बात यह है कि इस रेल लाइन के बिछने के बाद कश्मीर घाटी से देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने में आसानी हो जाएगी। हालांकि सुरंग और पुलों की वजह से इस काम को पूरा होने में अभी करीब 2 साल का वक्त लग जाएगा। साथ ही इस तरह के पुल को नदियों और घाटी के बीच बनाना भी तकनीक के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करने की कोशिश जारी है। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हादसे के बाद कुछ लोगों ने टैंकर से डीजल लूटने की होड़ मचा दी। बताया गया कि एक ट्रक से आमने सामने की टक्कर के बाद ये टैंकर गड्ढे में जा गिरा, जिसका फायदा वहां जुटे कुछ लोगों ने उठाया। उन्होंने टैंकर में फंसे ड्राइवर की खैरियत जानने की बजाय उसमें से डीजल लूटना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डीजल लूटने की उन लोगों में इतनी जल्दी थी कि उन्होंने टैंकर को चारों तरफ से घेर लिया और जो बर्तन मिला उसमें तेल भरने लगे। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनी खड़ी रही। इस हादसे में टैंकर तो गड्ढे में पलटा ही, साथ में ट्रक के अगले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य की एक बात यह है कि कारोबार में होड़ तो समझ में आती है, लेकिन इंसानियत को भूलकर कुछ लीटर डीजल के लिए अफरा तफरी मचाना तो सरासर पागलपन ही है। कुछ लीटर तेल लूटकर कोई अपनी किस्मत नहीं चमका सकता, बल्कि टैंकर में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालकर एक शख्स की जिंदगी जरूर बचाई जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने इस किस्से में ऐसा किया, लेकिन बाकी लोगों के इतनी छोटी सी बात भी बुद्धि में नहीं घुसती कि अगर हम ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो आगे चलकर भला कौन इंसानियत पर विश्वास करेगा। चुनाव आयोग जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। न्यूज़ 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि देश के 5 राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और फरवरी ये तीसरे या चौथे हफ्ते में इन सभी राज्यों में चुनावी बिगुल बच सकता है। खबर है कि आयोग की टीम 10 से 12 फरवरी तक तमिलनाडु और पुदुचेरी में और उसके बाद केरल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगी। ये टीम बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल और असम का दौरा पहले ही कर चुकी हैं, क्योंकि 24 मई से पहले आयोग को इन सभी राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है।